ठीक है। तो हम देखते हैं अब पेज नंबर 194 में, जहां पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बात कर रहे थे, जीन क्लोनिंग की बात कर रहे थे, उस पेज उस पैराग्राफ में हम लोग हैं जहां पर लिखा है ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन की बात किया है। जहां पर ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन है, तो पहले ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन को समझ लेते हैं। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि जो पुराने समय से चला आया। अब ये पहले हाइब्रिडाइजेशन समझ लो, हमने क्या बताया था हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, कि हाइब्रिड वैरायटी अगर बनाना है और उस हाइब्रिड वैरायटी को बनाने में जो प्रोसेस अपनाते हैं उसको हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया था पोटैटो और टोमेटो को आपस मिला करके पोमैटो बनाया था, यानी कि दो करेक्टर वाले प्लांट अलग अलग थे, उनको एक ही प्लांट में हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो इसको बोलते हैं हाइब्रिड बनाना, और ये प्रोसेस कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता था, कि जो पुराने तौर तरीके हमारे हुआ करते थे, जो हमारे ट्रेडिशन में था, उस तरीके को अपनाना हाइब्रिडाइजेशन के लिए वो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन कहलाता था। अब तुमको इसके लिए कौन सी लाइन याद करनी है एनसीईआरटी में जो दी गई है, वो ये ध्यान देना है कि जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन था उसकी क्या कमी थी, कि वो अच्छी जीन को और खराब जीन को दोनों को साथ में लेके चलता था। कहने का मतलब यह था कि अगर हम किसी जीन को हटाना चाहें तो हटा नहीं सकते थे, और किसी नई जीन को इंसर्ट करा देते हैं तो वो उसके साथ चलती रहती थी पुरानी वाली भी। तो ये काम नहीं हो पाता था। यानी कि जो यहां पर डिजायर्ड जीन और अनडिजायर्ड जीन की डिफिनेशन लिखी गई है, कि जो डिजायर्ड अनडिजायर्ड दोनों चले, तो उसको बोलते हैं क्या, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन का ये नुकसान था। फिर हमने एक टेक्निक बनाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसको हमने वहां पर बताया था कि इसको शॉर्ट में बोलोगे आरडीएनए। तो जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी है, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अब आई, उसने क्या बोला कि को तुम जरूरत की जीन ही अपनी मल्टीप्लाई कराओ, हाइब्रिडेशन में ले जाओ, और तुम क्या करो, उसी को ग्रो कराओ। और अन जो डिजायर्ड जीन है, यानी खराब जीन है जिसको तुम्हें जरूरत नहीं है, उसको तुम क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। किसमें, आरडीएनए टेक्नोलॉजी में। जबकि ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में ऐसा काम नहीं कर पाता। ये डिफरेंस तुम्हें याद रखना है। अच्छा, जीन क्लोनिंग और जीन ट्रांसफर की कहानी अभी हम समझाते हैं, पूरा एक कंप्लीट पैराग्राफ लेकर के। देखो ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, अगले पैराग्राफ में आ जाओगे तो मोटे से लिखा है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। देखो ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन का मतलब क्या है, हमने बताया था कि जो ये नाम है अपने आप में बता रहा है कि ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन में होता क्या है। रिप्लिकेशन की जहां से शुरुआत हो, जिस पार्ट से शुरुआत हो, उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। खत्म। और हमें क्या चाहिए होगा एग्जाम के दिन जो क्वेश्चन सही करना है, ये ध्यान रखना है कि अगर मान लो ये प्लाज्मिड हम ले लेते हैं, प्लाज्मिड का मतलब हमने बताया था सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, और ये केवल कहां पाया जाता है, बैक्टीरिया में। कहने का मतलब अगर ये बैक्टीरिया है तो इसमें एक होगा क्रोमोसोमल डीएनए, एक होगा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड, यानी कि ये केवल फिनोटाइप कैरेक्टर को शो करने के लिए होगा, लेकिन ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रखने वाला होगा। तो ये जो प्लाज्मिड होगा, आप सुनते हैं, जो ये प्लाज्मिड है तुम्हारा, ये एक साइट रखेगा जिसको हम लोग बोलेंगे ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, आगे इसी को लिखा होगा ओ आर आई, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। तो ये जो साइट है, यहां पर हमने क्या बताया था कि किसी भी डीएनए को जिसको हमको आगे मल्टीप्लाई करना उसको लगा देते हैं। जब वहां पर लगा देंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि अब जब ये मल्टीप्लाई करेगा आगे की तरफ, यानी रिप्लिकेट करेगा, तो ये जो जीन बाहरी जो डीएनए जिसको हम लोग फॉरेन जीन या फॉरेन डीएनए बोलेंगे, वो भी रिप्लिकेट कर जाएगा। कहने का मतलब अब सीधी सी कहानी ये है कि अगर कहीं पर हमने बताया था कि कोई भंडारा चल रहा होगा, तो तुम्हें अगर कुछ प्रसाद बट रहा होगा, तो तुम्हें वहां पर खड़े होना है जहां पर बट रहा हो। ऐसा नहीं कहीं दूसरी जगह जाकर खड़े हो जाओगे, तुम्हें मिलेगा नहीं। तो उसी तरह से यहां पर ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन के पास ही कोई डीएनए लगाओ जिससे वो अपनी कॉपी बना सके, और कैसे क्या काम करेगा उसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। चलो आगे कहानी हमने सुनाई थी कुल मिलाकर के प्लाज्मिड की और साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम की। पूरी कहानी हम एक बार फिर से सुनेंगे यहां पर, आओ उसको देखते हैं। देखो ये जो हमने बताया था स्टेनले कोहन और हर्बर्ट बॉयर 1972 की कहानी है, इसको पूरा डिटेल में एक बार फिर से बताएंगे क्योंकि वो रिकॉर्डिंग में आ नहीं पाई थी। तो आ जाते हैं। देखो क्या है कि सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा डीएनए लेना पड़ेगा जो कि अपने पास हमारी जरूरत की जीन को लेके रख रहा हो, यानी कि वो डीएनए। तो ये क्या है, डीएनए हैविंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ये यहां पर रखी गई है। ठीक है, ये पूरा का डीएनए है।
फिर इसके बाद हम एक प्लाज्मिड ले लेंगे और ये प्लाज्मिड किसकी तरह काम करेगा बताते हैं, वेक्टर की तरह काम करेगा। कैसे करेगा? ये हमने वेक्टर ले लिया और वेक्टर ले लिया और हमने बोला था ये जो वेक्टर है ये जो प्लाज्मिड है, एक्चुअली प्लाज्मिड वेक्टर की तरह काम करेगा, तो हम लिख देते हैं प्लाज्मिड ये वेक्टर की तरह काम करेगा। अब ये क्या करता है, ये जो हर्बर्ट बॉयर स्टेनले कोहन ने जो काम किया था वो प्लाज्मिड किसका लेके किया था, साल्मोनेला का लिखे लिया था, साल्मोनेला। अब इसको टाइफीम्यूरियम बोलते हैं, टाइफी क्यों लिखे दे रहे हैं, जो टाइफाइड काज करने वाला बैक्टीरिया होता है, तो ये बैक्टीरिया। और हमने बताया था कि जो प्लाज्मिड होगा हमेशा कहां पाया जाएगा, बैक्टीरियम पाया जाएगा। तो ये जो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम था, अब उसको वेक्टर की तरह यूज करने के लिए ले लिया गया और फिर देखो एक काम कराया गया, इनको एक ही कैंची से काटा गया। कैंची यहां पर मॉलिक्यूलर सीजर बोली जाती है, मॉलिक्यूलर सीजर। और जो मॉलिक्यूलर सीजर थी वो कौन सी थी, उसको क्या बोला जाता था, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज। क्या बोला गया, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज था जो मॉलिक्यूलर सीजर की तरह काम करती थी, कैंची की तरह काम करता था, इसके बारे में बता दे ये कहां से निकाला गया था। ये भी बैक्टीरिया से निकाला गया था। तो ये क्या है ना, कम्स फ्रॉम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। और ये जो बैक्टीरिया रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज का काम क्या करता था, हमने दो चीजें बताई हैं। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज एक खुद बैक्टीरिया क्या करता था और हम उसका बायोटेक्नोलॉजी में क्या यूज कर रहे हैं। तो हमने क्या बताया था, जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज है वो बैक्टीरिया के अंदर इसलिए बनता था जिससे अगर किसी कारण से उस बैक्टीरिया में कोई वायरस का इंफेक्शन हो तो उस वायरस को मारने का काम कर सके। यानी कि जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज है ये किसी वायरस को मारने का काम करता है, कहां पर, बैक्टीरिया के अंदर। और कौन सा वायरस हमने बताया था, तो इसका नाम था बैक्टीरियोफेज, एक वायरस था। लेकिन ये जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज है अब ये हमारे किस काम आने लगा, बायोटेक्नोलॉजी में क्या काम करने लगा, ये डीएनए को कट करने का काम करने लगा। इसलिए इसका टर्म अभी एनसीईआरटी ने यूज किया, मॉलिक्यूलर सीजर। अब आगे आ जाते हैं, जब ये कट हो जाएगा तो देखो ये जो कट यहां पर होगा, यहां पर ये कट होगा और ये कट होगा और ये आपस में ऐसे जाकर के जुड़ जाएंगे, ये तुम्हारे जुड़ जाएंगे। अच्छा देखो, जुड़ने के लिए अगर हम जोड़े ना थोड़ी देर के लिए तो पता है एक फायदा ये रहेगा कि हम इनको जोड़ने के लिए तुम लोग को एक एंजाइम बता देंगे। मान लो ये डीएनए सेगमेंट है, ये फॉरेन डीएनए है, ये अब ये देखो क्या करेगा, एक लाइगेज एंजाइम के द्वारा, लाइगेज हमने बताया था, लाइगेज का मतलब लगाने वाला, जोड़ने वाला। तो लाइगेज क्या करेगा, इन दोनों को लगा देगा, जोड़ देगा। अब जोड़ करके कुल मिला करके इस तरीके से ये पूरा हमारा प्लाज्मिड और उस पे ये जो फॉरेन डीएनए है वो, अब जो ये प्लाज्मिड बन गया अब ये किसकी तरह काम करेगा, अब रियल में वेक्टर की तरह काम करेगा और ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए की तरह काम करेगा और ये क्या हो जाएगा, प्लाज्मिड हो जाएगा। अब समझ लो ये वेक्टर की तरह क्यों काम किया। हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर इस जीन को पहुंचाना है, जैसे अब हम समझते हैं कि आखिर फिर स्टेनले कोहन हर्बर्ट बॉयर ने इसको कहां भेजा था, बना तो लिया, प्लाज्मिड निकाला, किससे निकाला, साल्मोनेला से। और फिर अब ये जो जीन लिया है वो हमने क्या बताया था, ये जीन किस तरह की थी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन थी। रेजिस्टेंस का मतलब एंटीबायोटिक से बचाने वाली। तो ये जीन को अब हमें किसके शरीर में डालना था, तो हमें डालना था किसके शरीर में, एक था बैक्टीरिया जिसका नाम क्या था, साल्मोनेला, सॉरी इस्चरिचिया कोलाई। साल्मोनेला तो यूज हो चुका, तो ये जो इस्चरिचिया कोलाई है उसके शरीर में इसको इंसर्ट करा दिया गया और ये जब अंदर चला गया अब ये क्या करेगा, अब अपने अंदर ये क्या करेगा, कापी बना लेगा इसकी। यानी कि ये क्या करेगा, प्लाज्मिड अपने उसमें क्या बना लेगा, ये कापी बनाने लगेगा। अब देखो ये जो गया है इसको बोलते हैं क्लोनिंग। तो ये वेक्टर, अब तुम समझ लो ये जो ई कोलाई है, ये ई कोलाई है, इसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन चली गई। अभी तक उसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं थी और किसकी मदद से गई, इस वेक्टर की मदद से गई।
ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, यानी कि ये जो प्लाज्मिड है ये एक तरह का क्या है, डीएनए है, और ये डीएनए अब रिकॉम्बिनेंट कहलाने लगा। रिकॉम्बिनेंट मतलब नया कॉम्बिनेशन, पहले बेचारा इस तरह का था, अब उसमें तुमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जला करके इस तरह से नया कॉम्बिनेशन तैयार कर दिया, इसलिए इस प्लाज्मिड डीएनए को क्या बोला जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोला जाएगा। तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए तुम्हारा तैयार हो गया। अब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि अब ये जीन को लेकर इसके घर में जाएगा, इकोलाई के घर में कौन जाएगा, ये वेक्टर जाएगा, इसलिए ये वेक्टर इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को पहुंचाने का काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं वेक्टर। एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखा है आगे वेक्टर के बारे में, कि जैसे हमारे शरीर में जो मलेरिया होता है उसको, यानी जो प्लाज्मोडियम के द्वारा होने वाला मलेरिया हमारे शरीर में कौन पहुंचाता है, स्पोरोजोइट को, यानी कि जो प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शन वो कौन कराता है, मॉस्किटो कराता है। मॉस्किटो ही हमारे शरीर में मलेरिया काज करने वाले ऑर्गेनिज्म को हमारे शरीर में पहुंचा रहा है, तो इसका मतलब वहां पर मॉस्किटो क्या हो गया, वेक्टर की तरह काम करने वाला हो गया। तो इसी तरीके से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को इकोलाई के शरीर में पहुंचाने वाला ये प्लाज्मिड हो गया पूरा, इसलिए इसको वेक्टर बोलेंगे। और ये एक तरह का रिकॉम्बिनेशन हो गया है, नया कॉम्बिनेशन इसका बना है, तो इसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसके अंदर ये मल्टीप्लाई करेगा, हो सकता है 2 बनाए, हो सकता है 4, 6, 10, 100, 150 बनाए, ये डिपेंड करेगा कॉपी नंबर पे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्लोनिंग ये हो गई, लाइगेज का यूज ये हो गया, रिस्ट्रिक्शन इन न्यूक्लियेज का ये हो गया, और हमने बताया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। इसके बारे में एक कहानी सुनाई थी हमने, तुम्हें क्या याद रखना है, सबसे ज्यादा जरूरी क्या था कि 1972 में होने वाली घटना किसके द्वारा, स्टेनले कोहन हर्बर्ट बॉयर के द्वारा। तो याद करी जाएगी साला कोहली के ट्रिक से। हमने बताया था यहां पर साला का मतलब हो गया साल्मोनेला, साल्मोनेला याद करना है। और कोहली का मतलब ई कोलाई, कोहली का मतलब ई कोलाई। कहने का मतलब क्या है, साल्मोनेला टाइफी से जो लिया गया प्लाज्मिड वो कहां पर ट्रांसफर किया गया, ई कोलाई में। अब क्या लेके पहुंचा वहां पर, क्यों ट्रांसफर किया गया, क्योंकि उसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को लेके जाना है। तो प्लाज्मिड साल्मोनेला का, और ये किसकी तरह, ये जो ई कोलाई है किसकी तरह काम किया, होस्ट की तरह काम किया। किसकी तरह काम किया, होस्ट की तरह काम किया। इसलिए ये होस्ट की तरह काम करेगा। तुमसे पूछा जाएगा इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ द स्टेनले कोहेन हर्बर्ट बॉयर ई कोलाई एक्ट एज, ठीक है ना, तो तुम्हें बताने होस्ट, और साल्मोनेला टाइफी एक्ट एज डोनर फॉर प्लाज्मिड, प्लाज्मिड को डोनेट करने वाला, यानी प्लाज्मिड को देने वाला। तो ये प्लाज्मिड इससे ट्रांसमिट होगा, प्लाज्मिड इस तरीके से आगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट को लेकर वेक्टर के रूप में जाएगा। ठीक है, तो ये हमने सारा कुछ समझा दिया है यार। अब रीडिंग तुम लोगों को करना है। अब आ जाओ अगले पेज में 195 पेज में। जब 195 का पूरा पैराग्राफ तुम पहला पढ़ डालोगे तो तुम्हें ये सारा कुछ यही नजर आएगा जो हमने समझा दिया है। अब अगले उसमें देखोगे इस पैराग्राफ के बाद तो 3 बेसिक स्टेप लिखे गए हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए। अब देखो पहली बात, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है क्या, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ये है जो तुम्हारे सामने लिखा गया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ शॉर्ट में इसको बोलेंगे। क्योंकि सोचो ई कोलाई अभी एंटीबायोटिक से मर जाता था, पहले जो है एंटीबायोटिक से अगर उसमें थोड़ा सा एंटीबायोटिक डाल दो तो मर जाता था, लेकिन जैसे उसके शरीर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन पहुंच गई प्लाज्मिड की मदद से, तो इसके अंदर हमने एक जीन नई इंसर्ट कर दी, यानी कि इसके अंदर एक नई जीन पैदा हो गई जो अब एंटीबायोटिक से डरेगा नहीं, इसलिए इसके जीन में परिवर्तन हुआ, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म अब कहलाएगा। तो उसको देखो बेसिक 3 स्टेप दिए गए हैं। पहला क्या लिखा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन। तो देख लो हम क्या लिखा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल, हम उस डीएनए को ढूंढे जो हमारे डिजायर यानी अपनी जरूरत की जो क्या रखता हो, जीन रखता हो, यानी एंटीबायोटिक हमने ढूंढ लिया। दूसरा आ जाओ, इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट, और होस्ट के अंदर ये जो हमारी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है उसके अंदर हम इसको क्या कर सके, अंदर डाल सके। तो हमने वेक्टर का यूज किया और उसके शरीर में होस्ट के अंदर डाल दिया। तीसरा क्या है, maintenance of the introduced DNA in the host and transfer of the DNA in its progeny। कहने का मतलब क्लोनिंग को कराना। क्लोनिंग का मतलब क्या होता है, ये जो प्लाज्मिड है ये अपने आप जाके वहां मल्टीप्लाई करे। अब देखो एक कारण बता दें, पहली बात, ये जो वेक्टर प्लाज्मिड होता है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, बिना किसी की मदद से अपने आप रिप्लिकेट कर जाएगा, यानी कि अपने आप के नंबर को बढ़ा लेगा, इसलिए इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग बोलेंगे। और सेल्फ रेप्लिकेटिंग जो टर्म यूज होगा वो तो ठीक है, लेकिन यहां पर एक
क्वेश्चन गलत होने वाला ये होता है कि जब ई कोलाई में रहेगा तो सेल्फ रिप्लिकेट करेगा, लेकिन किसके एंजाइम का यूज करके। यहां पर एक टर्म पढ़ोगे कि जो डीएनए रिप्लिकेशन है ना, तो पॉलीमरेज जो एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है उसका यूज करेगा। और किसका यूज करेगा? होस्ट का यूज करेगा, क्योंकि उसके शरीर में है तो उसके पॉलीमरेज एंजाइम को यूज करके अपना पॉलीमराइजेशन करेगा, रिप्लिकेट करेगा। ठीक है, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, क्योंकि उसी के शरीर में रिप्लिकेट करे उसी का एंजाइम यूज करेगा। तो ये क्लोनिंग का पूरा सिस्टम हो गया है। ठीक, अब आगे आ जाते हैं हम लोग। देखोगे तो टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो टूल्स ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी में ऊपर से तीसरी लाइन पे आ जाओ तुम लोग। तीसरी लाइन पे देखोगे तो पहला क्या लिखा है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। टूल्स हम लिख रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो अगर टूल्स की बात करते हैं तो पहला तो ये देखो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, टूल्स बने सामग्री कौन कौन सी चाहिए। दूसरी क्या लिखा है? पॉलीमरेज एंजाइम। देखो ये रिस्ट्रिक्शन हो गया। दूसरा क्या? पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए। फिर इसके बाद तीसरा क्या लिखा है? लाइगेज चाहिए। तो तीसरे नंबर पर क्या मिल गया तुम्हें? लाइगेज मिल गया। फिर इसके बाद देखो क्या लिखा है? वेक्टर्स चाहिए। तो चौथे नंबर पे तुम्हें ये वेक्टर मिल गया। और इसके बाद क्या चाहिए? वेक्टर्स के बाद एंड द होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो होस्ट ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो ये तुम्हारा 5वें नंबर पे ये आ गया। तो ये बात देख लो, इतने चीजें जो तुम्हारे सामने दी गई हैं ये सब क्या है? जरूरी सामग्री है, यानी की टूल्स है। क्लियर हो गया? तो भैया देख लो, यहां पर होस्ट के बारे में दिया गया है। ये किससे प्लाज्मिड लिया गया है ये हमसे मतलब नहीं है, क्योंकि तुम सोचो साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम की बात क्यों नहीं बोला है, उस बैक्टीरिया की बात नहीं बोला है, इकोलाई के होस्ट के रूप में। अरे नहीं, उसके प्लाज्मिड से मतलब है हमको। तुम प्लाज्मिड किसी का लेके आ जाओ। स्टेनले कोहन ने केवल साल्मोनेला टाइफी का यूज किया था, इसलिए यहां पर नाम दिया गया है। तुम्हें नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ सकती, तुम प्लाज्मिड ले आओ, वेक्टर का नाम यहां ले लिया गया है। तो ये ध्यान देना, तुम साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम मत लगा देना। ठीक है ना? तो कुल मिलाकर के तुम्हें जो 5 चीजें रखनी है उसमें से 1 2 3 3 एंजाइम है। मेन क्या है? 3। तुम्हें 3 एंजाइम लेना जरूरी है, और बाकी एक क्या है? डीएनए है। और जिसके शरीर में सारा काम कराओगे होस्ट, वो लेना जरूरी है। तो तुम ये की टूल्स याद रखना कौन कौन से हैं। फिर इसके बाद आ जाओ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात करते हैं। देखो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अगर पहला पैराग्राफ पढ़ोगे तो वो बात जो भी हमने बता दी थी कि जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस था या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था, वो बैक्टीरिया के अंदर इसलिए पाया जाता था कि वो बैक्टीरियोफेज को यानी कि वायरस को मार सके। हम लोग किसकी तरह काम करते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर की तरह। बस खत्म, ये पैराग्राफ अपने से पढ़ लेना है। फिर अगले पैराग्राफ में आ जाओगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के अगले पैराग्राफ में यानी कि 195 पेज का लास्ट पैराग्राफ। तो वहां पर तुम लोग देखोगे कि जो हिंद सेकेंड है वो पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था जो डिस्कवर किया गया था। लेकिन हिंद सेकेंड की कहानी कुछ इस तरह से बताई गई है, या किसी भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की कहानी इसी तरह होती है जो हम बताने वाले हैं। देखो क्या करते हैं, अगर मान लो कोई डीएनए सीक्वेंस है, उसको कोई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जब काटने आता है तो हमेशा वो क्या करता है? अपने 6 बेस पेयर के लेंथ को काटता है। हमेशा क्या करता है? 6 बेस पेयर की लेंथ को काटता है। और जो ये जो सीक्वेंस आते हैं, जितने सीक्वेंस में वो काटता है उसको रिकॉग्निशन सीक्वेंस बोलते हैं। तो देखो वहां पर लिखा गया है ऊपर से 6वीं लाइन पे, रिकॉग्निशन सीक्वेंस 6 बेस पेयर, यानी कि यहां पर वो 2 जगह काट देगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है ना? स्पेसिफिक। और इसके बारे में अभी और कहानी पढ़ेंगे कि ये हमेशा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को चूज करेगा। ये सब चीजें अभी हम लोग देखते हैं। फिर नीचे आ जाओ, एक बात लिखी गई है कि टोटल अभी तक 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम खोज लिए गए हैं या आइसोलेट कर लिए गए हैं। और लेकिन कितने स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से? तो वहां पर देखोगे 230 स्ट्रेन जो बैक्टीरिया के हैं उनसे टोटल 900 निकाले गए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब आ जाओ अगले पैराग्राफ यानी लास्ट पैराग्राफ जो 195 पेज में, उसके बारे में देखो क्या है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के नाम की बात करते हैं तो एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो यहां दिया गया है जिसको हम लोग बोलने वाले हैं इको R1। देखो सबसे पहली बात, अगर तुमसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इस तरह से लिख दिया जाएगा, एग्जाम में पूछेगा ई किसको रिप्रेजेंट करेगा, को किसको रिप्रेजेंट, आर किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो वो याद रखना है। जैसे हम लोग बायोनोमियल नोमेनक्लेचर में हम लोग हमेशा याद करते हैं जीनस फिर स्पीसीज बोलते हैं। जैसे मान लो मैंगीफेरा इंडिका होता तो पहले जीनस होता फिर स्पीसीज होता है। इसी तरीके से ये जो तुम्हारा ई है वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा। फिर इसके बाद को का मतलब यहां पर कौन रिप्रेजेंट होगा? ये स्पीसीज हो जाएगी।
आर हमेशा स्ट्रेन को पता करेगा, स्ट्रेन, और यहां पर आर, आर मतलब स्ट्रेन, और वन किसको बताएगा, ऑर्डर, जैसे फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन करके बोली जाती है, तो उसी तरीके से ये ऑर्डर तुम्हारा हो जाएगा, ये ऑर्डर हो गया वन। अच्छा देखो, ये जो ई को आर वन निकाला गया है वो किससे निकाला गया था, तो कहते हैं ये जो ई नीचे देखोगे वहां पर, तो ई से हो जाएगा इस्चरिचिया कोलाई, पूरा नाम, आर का मतलब आर वाई, वन का मतलब 13, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे पास देखोगे, ये शार्ट नेम है, ये कंप्लीट नेम है, ये पूरा पूरी ई से जीनस है लेकिन पूरी जीनस इस्चरिचिया है, को से स्पीसीज है लेकिन पूरी स्पीसीज कोलाई की है, स्ट्रेन आर है शार्ट में लेकिन पूरा स्ट्रेन आर वाई है, ऑर्डर वन है लेकिन पूरा कंप्लीट ऑर्डर क्या है, 13 है। तो इस तरीके से शार्ट फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसको, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को। तो तुमसे केवल यही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो दिया गया है, यहां पर हमने समझा दिया। ई को आर वन में वन किसको रिप्रेजेंट करता है, आर किसको रिप्रेजेंट करता है, और को का मतलब क्या है, ये सारी चीज पूछी जाएगी तो तुम बता देना। तो इस पैराग्राफ को खत्म करते हुए सीधे नेक्स्ट पेज में आ जाओ। नेक्स्ट पेज में जब आ जाओगे तो पहली दो लाइन छोड़ दोगे तो वही बात एक्सप्लेन की गई जो हम यहाँ बता रहे थे। आगे जब आ जाओगे तो यहाँ पर किसके, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में बात किया गया है। देखो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं वो हमेशा न्यूक्लिएज कहलाते हैं। न्यूक्लिएज का मतलब वो एंजाइम, जैसे प्रोटीएज है प्रोटीन पे काम करेगा, लाइपेज है फैट पे काम करेगा, न्यूक्लिएज किस पे काम करेगा, न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए पे काम करेगा। क्योंकि ये डीएनए को कट करने का काम करते हैं इसलिए इनको न्यूक्लिएज बोलते हैं। और न्यूक्लिएज दो तरीके से काम करेंगे, क्या करेंगे, न्यूक्लियस दो तरीके से कैसे काम करेंगे, या तो क्या करेंगे कट करने आएंगे तो एक कोने से कट करेंगे, या तो कट करने आएंगे तो बीच काटेंगे। तो इंड पे काटेंगे या विद इन, है ना, या यहां पर जो टर्म यूज किया गया है वो हम देख लेते हैं, विद इन द डीएनए। हाँ विद इन द डीएनए, इन्होंने विद इन द डीएनए, ठीक है। चलो अगर हम लोग बात करते हैं तो ये विद इन द डीएनए, और ये इंड से काटेगा, जब इंड से बाहर काटेगा तो इसको हम लोग क्या टर्म यूज करते हैं, इक्सो न्यूक्लिएज, क्या बोलेंगे इसको, इक्सो न्यूक्लिएज। जबकि अगर हम लोग इसको काटते हैं विद इन, बीच से काटते हैं विद इन द डीएनए, तो इसको बोलते हैं इंडो न्यूक्लिएज, इंडो न्यूक्लिएज। बीचों बीच काटे, अंदर काटेंगे इंडो, बाहर काटेंगे इक्सो, बस हो गया। फिर इसके बाद आ जाओ जो सीधे फिगर 11.1 की बात किया है उसको समझ लेते हैं। तो उसको समझने के लिए हमने क्या बताया था तुम लोगों को कि एक तो पहली बात इको आर वन जो एंजाइम होता है वो हमेशा बेस पेयर ए जी के बीच में काटेगा। आ जाओ यार, पूरा हमें समझना पड़ेगा। तो यहां पर इस तरीके से एक साइड में देखोगे वेक्टर डीएनए दिया गया है, एक बार फिर समझ लो अच्छे से, ये वेक्टर डीएनए दिया गया है, और वेक्टर जो डीएनए दिया गया है वहां पर देखोगे सी डबल टी डबल ए जी, फिर इसके बाद जी डबल ए डबल टी सी, गटाक सटाक, है ना, ऐसे बोलना था। इस तरह से ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस है किसका, इको आर वन का। अभी बताते हैं, ये वेक्टर का डीएनए है जहां पर कट करने को दिखाया गया है। ऊपर से अगर हम देखेंगे उस साइड में क्या तुमको मिलेगा, ये डीएनए जो तुम्हें मिलेगा वो किसका डीएनए मिलेगा, इधर दिया गया है, देख लो किसका डीएनए है, फॉरेन डीएनए है। किसका है, फॉरेन डीएनए, ये फॉरेन डीएनए है। अब देखो यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर तुमको मिलेगा इधर से मिला हुआ डबल टी सी गटाक, इधर हम लोग बात करेंगे सी डबल टी ए जी, ठीक है ना, ये हो गया सटाक। तो ये थोड़ा सा रटना है तुमको। अच्छा देखो कुछ नहीं, हमेशा हमने बताया है कि ए हमेशा जी के साथ और टी हमेशा ए, सॉरी ए टी जी सी ऐसे बोलना है। तो हमेशा हमने क्या बताया है कि जो ए हमेशा टी के साथ, जी हमेशा सी के साथ, जी सी ए हमेशा टी के साथ, ए टी डी ए टी, ऐसे देकर एक दूसरे से क्या बने हुए डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इनके बीच में कौन सा बांड पाया जा रहा है, हाइड्रोजन बांड पाया जा रहा है। कौन सा बांड पाया जा रहा है, हाइड्रोजन बांड पाया जा रहा है। तो इस तरीके से ये हाइड्रोजन बांड होगा।
अब देखो, जब इसमें तुम इको R1 एंजाइम यूज करोगे तो इको R1 हमेशा किन किन दो बेस पेयर के बीच में काटता है? कट बिटवीन ए एंड जी, हमेशा ए और जी के बीच में काटेगा, यानी आग लगाएगा। इसको हमने ऐसे याद कराया था, आग लगाएगा तो ए और जी के बीच में कटना है, तो ये ए और जी बीच में कटेगा, यहां पर है ए और जी, यहां आ रहा है, यहां कट करेगा, ए और जी यहां कट करेगा, ए और जी यहां कट करेगा, तो ऐसे कट कर देगा। तो कट करने के बाद देखो क्या सिचुएशन आ जाएगी, उसको हम बना लेते हैं। तो इस तरीके से जब कट कर देते हैं हम लोग, तो ये तुम्हारा जी ये कट के बाहर चला जाएगा, बचेगा सी डबल टी डबल ए, और फिर उधर ये कट के बाहर चला जाएगा जी। ठीक है ना? अब उधर भी चेक करते हैं, तो उधर जो तुमको मिलेगा वो क्या मिलेगा? जी कट के बाहर चला गया, ए बचा, टी बचा, टी बचा, सी बचा, इधर क्या बचा? ये पूरा कट के चला गया, केवल जी बचा, और इस तरीके से ये कंटिन्यू डीएनए हो गए। अब देखो तुमको क्या है, अब इनको आपस में जोड़ देना होगा। जब जोड़ोगे तुम तो क्या मिलेगा तुम्हें जोड़ने के बाद? कि ये आपस में, अब देखो जब जुड़ेंगे पास में आकर के तो ए के सामने टी होगा, तो थोड़ा सा बना ही देते हैं पूरा। तो जब ये बनेगा हमेशा ये जी सी टी टी ए ए, अब आ जाओ इसको पास पास ला रहे हैं हम लोग, तो ये इसके सामने क्या हो जाएगा? ए टी टी, और बाकी सी और जी कंटिन्यू इस तरह से जुड़ जाए। देखो ये जुड़ गए। अच्छा संयोग की बात देखो, एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज हमने बोला था अभी, जब हमने हार्वर्ड बॉयर और स्टेनले कोहन वाली कहानी सुनाई थी, हमने बोला था कि हमेशा चाहे प्लाज्मिड के डीएनए को कट करते साइन की बात करें, चाहे फॉरेन डीएनए के लेने वाले की बात करें, उनमें दोनों में एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे। क्योंकि देखो एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज हुआ है, ये केवल एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज हुआ है, तो उससे क्या फायदा हुआ कि उसने किस सेकंड्स में काटा कि तुम्हें क्या मिला? इसको जोड़ने का मौका मिल गया। तो हमेशा देखो टी के सामने कौन आया? ए। ये मौका किसने दिया? केवल ई को आर ने, केवल इसकी मेहनत है। तो कहने का मतलब, अच्छा और दूसरी चीज, अगर जो ये तुम लिखते हो, जैसे मान लो अगर ये 3' to 5' है, फिर 5' to 3' हुआ करता है, क्योंकि अपोजिट स्टैंड हमेशा डीएनए आपस में क्या करते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं, बेस पेयरिंग होती है। तो कहने का मतलब है कि ये 3' to 5' होगा तो 5' to 3। तो कहते हैं कि 3' to 5' अगर पढ़ोगे, इधर की तरफ पढ़ोगे, और फिर चाहे इसके 3' to 5' इधर की तरफ पढ़ोगे, जो पढ़ने का जो सीक्वेंस होगा वो सेम होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोम सीक्वेंस। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था, हिंदी वाला ले लेते हैं, नवजीवन, जीवन, तो इसका मतलब क्या बोलते हैं? इधर से पढ़ो तो नवजीवन, इधर से पढ़ो तो नवजीवन, इसी तरह इधर से पढ़ो तो गटाक, और इधर से पढ़ो तो गटाक। सही है? तो इसको बोलते हैं पैलिंड्रोम सीक्वेंस। तो इसको पढ़ लेना, एनसीईआरटी में लिखा है पैलिंड्रोम सीक्वेंस। तो ये कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि जब इको राइट काटेगा तो पैलिंड्रोम सीक्वेंस का फॉर्मेशन करेगा, आपस में जोड़ दो। फिर एक बात और, जब तुम इसको तोड़ते हो, हमने बोला था यहाँ हाइड्रोजन बांड होता है, जब हाइड्रोजन बांड होते हैं तो ये जो हाइड्रोजन बांड यहाँ आते हैं, टूटते हैं, तो इसके बाद यहाँ पर स्टिकी इंड तैयार कर देते हैं। क्या तैयार कर देते हैं? स्टिकी इंड। अब जब ये स्टिकी इंड तैयार होता है, यानी कि जो ये तुम्हारा स्टिकी इंड तैयार हुआ है, ये स्टिकी इंड तैयार हुआ है, इसकी वजह से ये क्या करते हैं? ये स्टिकी इंड इसको जोड़ने में मदद करते हैं। तो स्टिकी इंड, ये जो स्टिकी इंड तैयार हुआ है, ये क्या करेगा? इनको जोड़ने में, कहने का मतलब जोड़ने में कौन आएगा? लाइगेज एंजाइम। कौन आएगा? लाइगेज एंजाइम आएगा। तो ये जो लाइगेज एंजाइम है उसको और सहूलियत मिल जाएगी और आराम मिल जाएगा, क्योंकि ये जो स्टिकी इंड है वो चिपचिपा होगा, गोंद की तरह काम करेगा और इसको जोड़ने में मदद कराएगा, तो लाइगेज की हेल्प करेगा। ये हमने पूरा यहां समझा दिया है तुम लोगों को। जब अगले पेज में आ जाओगे, जहां पर एक फिर से फिगर बना है 197 में, सेम चीज है, उस फिगर को देखोगे तो अब की बार क्या कराया है, उसने ऐसे समझा दिया है कि एक हमने सेगमेंट इस तरह से डीएनए का लिया और एक वेक्टर ले लिया और उसको जोड़ के कट करके एक इसका सेगमेंट निकाला, और जो अभी स्टेनले कोहन हार्वर्ड बॉयर में हमने बताया था, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा कट हुआ, इनको दोनों को जोड़ दिया और ये एंजाइम बना, इसको किसी भी बैक्टीरिया के अंदर हमने रख दिया, वो क्लोनिंग करा के नंबर बढ़ा दिया। तो तुम लोग फिगर को देखो, तुम्हें आराम से समझ में आ जाएगा। अगर हमारी ये कहानी जो अभी तक चल रही थी समझ में आई होगी तो। चलो आगे आ जाते हैं।
अगले पेज में जब आ जाते हो तो तुम्हें पेज नंबर 198 में जहां पर हेडिंग है सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट, ठीक है ना। तो आइसोलेशन एंड डीएनए फ्रेगमेंट की अगर बात करते हैं तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को हमने कल समझाया था, एक बार और सुन लो 5 मिनट में, फिर आगे बढ़ते हैं। यार किसी को कोई दिक्कत है क्या, बताओ, जवाब दो। आवाज और वीडियो सब सही मिल रहा है? चलो बढ़िया है। आ जाओ, अगर हम लोग बात करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, तो देखो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करता क्या है, एक फिगर बनाया गया है यहाँ पर। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यहाँ पर अगर एनोड मूव करा दिया जाता है, एक एनोड रहेगा, इधर कैथोड अगर रहता है, कहने को इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कराई जाएगी। और यहाँ पर डीएनए ले करके अगर हम पूरे डीएनए को यहाँ पर ले लें, तो इस डीएनए को हम क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे इस तरीके से। और कट किसके द्वारा होगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा कट होगा। एंजाइम से कट होने के बाद क्या बोलेंगे, ये एनोड की तरफ मूव करेगा। हमने एक ट्रिक बताई थी डीएनए की। डी का मतलब हमने डीएनए ही बताया था, एन का मतलब ये निगेटिव चार्ज हुआ करता है, निगेटिव चार्ज होता है, साथ में ये मूव करता है एनोड की तरफ मूव करता है। किसकी तरफ मूव करता है, एनोड की तरफ मूव करता है। इसलिए ये क्या करेगा, एनोड की तरफ अब भागना शुरू करेगा, निगेटिव चार्ज है क्योंकि। अब देखो ये जो तुम देख रहे होगे कि जो बड़े वाले डीएनए सेगमेंट हैं वो थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं और छोटे वाले सेगमेंट आगे पहुंच जाते हैं। तो यहां पर इसको बोलते हैं कि साइज के हिसाब से ये SIVING सीविंग इफेक्ट कहलाते हैं। क्योंकि जो छोटे साइज के डीएनए होते हैं, हल्के होंगे, वो बहुत तेजी से आगे अट्रैक्ट होंगे और तेजी से मूव करेंगे, तो इसको बोलते हैं सीविंग इफेक्ट। यानी कि स्मॉल साइज डीएनए मूव फर्दर, मतलब ज्यादा मूव कर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे साइज की, इसको सेविंग इफेक्ट बोलते हैं। अब सुनो, यहां पर एक बात और है। ये जो यहां पर ऐसा जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए जो प्लेट ली गई है, यहां पर ऐसा तो है नहीं कि डीएनए ऐसे मूव कर जाएगा, तो यहां पर एक जेल भरा जाता है जिसको बोलते हैं एग्रोज जेल। यहां पर जो जेल भरी जाती है उसको बोलते हैं एग्रोज जेल। और ये एग्रोज जेल जो होती है वो सी वीड से निकलती है। किससे, फ्रॉम सी वीड। किससे निकलती है, सी वीड से निकलती है। तो जो एग्रोज जेल है वो किससे निकलती है, सी वीड से निकलती है। और ये भर दी जाती है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा कट कर दिया गया डीएनए को, साइज के हिसाब से मूव करता है, इसको बोलते हैं सीविंग इफेक्ट। इसमें स्मॉल वाला आगे होता है। फिर समझना, कहते हैं कि अगर अब डीएनए को हमें विजुलाइज कराना है, तो जैसे मान लो ये डीएनए तुम्हारा यहां पर आ गया है, इस डीएनए को देखना है तो ऐसे नेक्ड आई से नहीं दिखने वाला, ये ऑरेंज कलर का होता है पहली बात। और ये ऑरेंज कलर हमने इसको दिखा दिया, मतलब सॉरी, ऑरेंज कलर के रूप में देखने के लिए हमको इसको स्टेन करना पड़ेगा। किससे, स्टेन विथ इथीडियम ब्रोमाइड। स्टेन विथ इथीडियम ब्रोमाइड। और फिर इसके बाद एंड अब ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में कौन से कलर को दिखाएगा, ऑरेंज कलर का दिखाई देगा, है ना। तो ऑरेंज कलर इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में अभी किस कलर का दिखाई देगा, ऑरेंज कलर का। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। अब ये निकालना यानी कि रिमूवल ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। अब हम अपनी अब ये तुम सोच रहे हो कि सही क्या करा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो सीधी सी बात है कि अभी हमने बार बार बताया था कि तुम्हें इस प्लाज्मिड में जोड़ने के लिए जो फॉरेन डीएनए है उसको फ्रेगमेंट के रूप में लाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। वही तो करा रहे हो तुम, फ्रेगमेंट को ही तो अलग कराना है। जो तुम्हारी जरूरत के हिसाब से जीन है उसको ले आओ, ये अपना कट करके अलग कर देगा। तो अब यहाँ पर जो तुम्हारा रिमूवल ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलूशन। क्या बोलते हैं इसको, इलूशन। इलूशन यानी कि तुमसे पूछा इलूशन क्या है, तो जो डीएनए फ्रेगमेंटेड डीएनए है उसको बाहर निकालना इल्यूशन कहलाता है। सीमिक इफेक्ट क्या होता है, साइज के हिसाब से आगे की तरफ मूव करना, फर्दर मूव कर जाना छोटे साइज वाले का, इसको बोलते हैं सीविंग इफेक्ट। किसके द्वारा स्टेन किया जाता है, इथिडियम ब्रोमाइड के। कौन सी जेल भरी जाती है, तो हम लोग
याद रखना हो, एगरोज जेल, कौन सी जेल? एगरोज जेल। ये पूरी प्रोसेस है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की। एक एक लाइन इसकी पढ़ डालना, हमने लाइन से सब बता दिया है। आ जाओ क्लोनिंग वेक्टर की कहानी सुनते हैं। क्लोनिंग वेक्टर की कहानी। चलो, अगर हम क्लोनिंग वेक्टर, देखो क्लोनिंग वेक्टर, अभी तुमने वेक्टर के बारे में पढ़ा है कि भैया प्लाज्मिड होता है, ठीक है ना। अब प्लाज्मिड जो होता है वही क्या करता है, दूसरे जो होस्ट के अंदर भेजा जाता है, क्या लेकर के? हमने हमारे जरूरत की जीन को, यानी कि फॉरेन डीएनए को, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को भेजा था। तो देखो क्या होता है, यहां पर अगर वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर की कहानी समझ लेते हैं। एनसीईआरटी ने दो चीजों को बोला है, और वो जो जीन को ट्रांसफर कर पाते हैं उनके बारे में। एक पहला प्लाज्मिड बोला है, एक बैक्टीरियोफेज बोला है। देखो जो प्लाज्मिड होता है वो तो अभी हमने वेक्टर की तरह यूज करा ही दिया। बैक्टीरियोफेज को क्यों बोला गया? देखो बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है, जो वायरस हमेशा क्या भेजता है, किसी शरीर में इंफेक्शन भेजता है तो क्या भेजता है? जेनेटिक मटेरियल भेजता है, बस। ये बात तो पता ही होगी। कोई भी वायरस अगर किसी के शरीर में इंफेक्शन कर रहा है तो इसका मतलब है कि अपने डीएनए को, जेनेटिक मटेरियल को भेज रहा है। इसका मतलब इससे अच्छा भी वेक्टर कोई नहीं मिला। यस। तो बैक्टीरियोफेज किसकी तरह काम किया? एक वेक्टर की तरह काम किया, क्योंकि वो जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कर सकता था। अब वो पहले क्या करता था, बैक्टीरियोफेज अपने जेनेटिक मटेरियल को भेज पाता था, लेकिन हमने उसको मॉडिफाइड किया और अपनी जरूरत के हिसाब से जीन या डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए बोल दिया। तो ये कुल मिलाकर के दो चीजें तुम्हें ध्यान रखना है जो कि वेक्टर की तरह काम कर रही हैं। पहला तुमने प्लाज्मिड पढ़ा, दूसरा तुमने बैक्टीरियोफेज सुना, ठीक है ना। तो यहां पर आ जाओ। तो कुल मिलाकर के क्लोनिंग वेक्टर में शुरू की दो तीन लाइन पढ़ोगे तो सारी चीजें हमने इसमें बता दिया है। कॉपी नंबर की यहाँ लाइन जब पढ़ोगे तो तुम्हें मिलेगा कॉपी नंबर। ये डिपेंड करेगा अलग अलग स्पीसीज पे, उसके कॉपी नंबर पे, कि हो सकता है कोई कॉपी नंबर को लेख बनाता हो, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म के जाके एक कॉपी करता हो सकता है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जब कोई जाए, प्लाज्मिड जाए, तो हो सकता है 50 से 100, 20, 100 कुछ भी करके वो अपने नंबर को बढ़ा सकता है। उसके ऊपर डिपेंड करता है, ये चीज तुम लोग देख लेना। फिर इसके बाद देखो क्लोनिंग वेक्टर में पेज नंबर 198 में नीचे की तीन लाइन हमें बहुत अच्छे से फोकस करनी है। नीचे की तीन लाइन क्या है? वेक्टर्स यूज्ड एट प्रेजेंट the engineered in such a way that they help easy linking of foreign DNA and selection of recombinant from the non-recombinant। कहने का मतलब दो टर्म पहले यहां यूज किए गए, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या है। अरे यार अभी हमने बताया रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड को, यार ये पहले सिंपल प्लाज्मिड था और इस पे हमने क्या किया, कोई फॉरेन जीन को हमने इस पे इंसर्ट करा दिया। इंसर्ट कराने के बाद ये क्या हो गया, ये जो प्लाज्मिड है अब ये क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट बन गया। तो ये बोला जाएगा रिकॉम्बिनेंट और ये क्या बोला जाएगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि अभी इसमें कोई हमने नया कॉम्बिनेशन किया ही नहीं। तो नया कॉम्बिनेशन नहीं किया तो नॉन रिकॉम्बिनेंट हो गया। तो कहने का मतलब देखो दो कैरेक्टर होने चाहिए वेक्टर के, जो एनसीईआरटी ने चुपचाप नीचे लिख दिए, जिसको भी हमने लाइन पढ़ के खत्म किया था। तो क्या लिखा, वेक्टर यूज्ड एट प्रेजेंट, इस समय जो वेक्टर यूज किए जा रहे हैं आर इंजीनियरिंग, यानी कि उसको इस तरह से बनाया गया है इन सच वे दैट दे हेल्प इजी लिंकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए, यानी उसमें ये वाला फॉरेन डीएनए इजिली जोड़ा जा सके। कहने का मतलब लाइगेज अच्छे से काम कर सके, एंड सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट, और वो जो वेक्टर है वो हम आराम से पहचान सके कि आखिर कौन रिकॉम्बिनेंट वाला प्लाज्मिड है, कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट। अभी पहचानने के तरीके भी हमें पढ़ने, तो ये छोटी सी बात थी। आगे आ जाओ, अगले पेज में जब लिखा है तो फॉलोइंग आर द फीचर्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू द वेक्टर। अगर क्लोनिंग कराना है, वेक्टर को पहुंचाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ कहानी समझनी पड़ेगी। पहली हेडिंग है, कोई मतलब की हेडिंग नहीं है, उसमें केवल बोला गया ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओआरआई। अभी हमने बताया था कि हम कोशिश ये करते हैं कि हमेशा किसी भी फॉरेन डीएनए को किसी प्लाज्मिड के अंदर लगाएं, वहां पर लगाएं जहां पर ओआरआई साइट हो। जैसे ये ओआरआई साइट है तो यहां पर हम लोग कोशिश करेंगे, यहां पर फॉरेन डीएनए को लगाएंगे। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यानी कि कहने का मतलब यहां से अगर रेप्लिकेशन की शुरुआत हो तो तुरंत ये जरूर रेप्लिकेट कर जाए, रह ना जाए, ठीक है ना। फिर इसके बाद एक यहां पर लिखा गया है
तीसरी लाइन पे ORI ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की जो हेडिंग है उसपे से तीसरी लाइन जो है लास्ट से क्या लिखा, दिस सीक्वेंस इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड DNA। तो जो ORI है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, यही डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है, कॉपी नंबर को। तो ये ध्यान रखना है। तो आ जाओ, कुल मिलाकर के कॉपी नंबर को कंट्रोल करने के लिए ORI जरूरी होता है, ये हमने देख लिया। फिर अगली हेडिंग है सिलेक्टेबल मार्कर। ये सिलेक्टेबल मार्कर की कहानी क्या है, देखो सिलेक्टेबल मार्कर, देखो पहले अभी हमने कहानी सुना दी रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट को। रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट को पहचानने वाला जो होता है उसको बोलते हैं सिलेक्टेबल मार्कर, यानी कि वो मार्कर, वो निशान जो सिलेक्ट करता हो रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को। और ज्यादातर जो अपने लेवल पे जो पढ़ने हैं सिलेक्टेबल मार्कर, यानी कि रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट को पहचानने वाले, वो ज्यादातर क्या होते हैं, एंटीबायोटिक होते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमने क्या बनाया, एक प्लाज्मिड बनाया जिसके अंदर एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है। हम आगे PBr 322 पढ़ने वाले हैं, उससे रिलेटेड हम लोग बात कर लेते हैं अभी से। उसी के एग्जांपल को ही लेकर हम समझाना चाह रहे हैं। जैसे मान लो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, रेजिस्टेंट जीन है किसके शरीर में, ये कोई प्लाज्मिड है। और वैसे प्लाज्मिड हम लोग कौन सा ले लेंगे, वही वाला जो अपने कोर्स में है, उसका नाम भी रखते रहेंगे PBr 322। ये एक इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया गया प्लाज्मिड था, और ये PBr 322 था जिसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन और एम्फीसिलीन रेजिस्टेंट जीन थी, यानी कि दो दो रेजिस्टेंट जीन इसके पास थी। हमने क्या किया, यहां पर इसका मॉडिफिकेशन कराया, यानी कि इसका रिकॉम्बिनेशन कराया। इस रिकॉम्बिनेशन के द्वारा हमने क्या किया कि जो इसका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन थी वो हटा दी गई। तो पहली बात, ये एम्फीसिलीन रेजिस्टेंट जीन हमने यहां पर अभी मौजूद रखी है, एम्फीसिलीन रेजिस्टेंट जीन अभी इस पे है, लेकिन इसके जगह पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन की जगह पर कोई हमने अदर जीन हमने इंसर्ट कर दी, इंसर्शन ऑफ अदर जीन, यानी कोई बाहरी जीन है ना, अदर जीन ऑफ अदर जीन, किसी दूसरी जीन का हमने क्या करा दिया, इंसर्शन करा दिया। जब दूसरी जीन इंसर्ट हो जाएगी तो यार सीधी सी बात यह है कि अब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन हट चुकी है। पहली बात, ये PBr 32 नॉन रिकॉम्बिनेंट कहलाएगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट कहलाएगा, और ये जो कहलाएगा ये रिकॉम्बिनेंट कहलाएगा। देखो इसको सोचना कैसे है, ये अभी तुम्हें ऐसा जैसा था वैसा तुम्हें सामने रख दिया गया, कोई परिवर्तन नहीं दिया गया। ये कैसे बना था इस पे नहीं सोचना है, तुम्हारे सामने ये है PBr 322 जिसपे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, एम्फीसाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, वो अब परिवर्तन के लिए जा रहा है। इसका मतलब अभी इसमें परिवर्तन नहीं हुआ, नॉन रिकॉम्बिनेंट, इसमें परिवर्तन हो गया रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि इसमें फॉरेन जीन हमने टेट्रासाइक्लिन को हटा करके लगा दिया। अब फिर आगे सोचते हैं यार, जब हम लोग सोचते हैं आगे, तो तुम लोगों को एक चीज यहां पर समझ में आनी चाहिए कि अब ये वाला यानी कि जो रिकॉम्बिनेंट है, अब ये क्या करेगा, जिंदा नहीं रह पाएगा। एंटीबायोटिक कौन सी डाल दी जाए अगर, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन वाले, क्योंकि कोशिश जो थी हमारी खत्म कर दी गई है, यानी कि जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन थी इसके अंदर समाप्त कर दी गई, हटा दी गई। तो इसका मतलब अगर इसको टेट्रासाइक्लिन में अब डाल दिया जाए तो भाई ये क्या हो जाएगा, ये मर जाएगा, क्योंकि उसके लिए रेजिस्टेंट जीन अब इसके पास नहीं है। तो ये कहां मर जाएगा, नॉट सर्वाइव टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन बट सर्वाइव इन एम्फीसिलीन रेजिस्टेंट जीन। क्यों सर्वाइव कर, अरे इसके पास अभी रेजिस्टेंट जीन है, ये दोनों में सर्वाइव कर जाएगा। सर्वाइव इन बोथ एम्फीसिलीन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, दोनों में ये सर्वाइव कर जाएगा। जब दोनों में सर्वाइव कर जाएगा तो अच्छी बात है। अच्छा सुनो, अगर तुम्हें पहचानना हो जाए कि आखिर यार तुम्हें एक प्लेट में रिकॉम्बिनेंट भर दिया जाए, एक प्लेट में नॉन रिकॉम्बिनेंट भर दिया जाए, तुमसे पूछा जाए कि बताओ कौन रिकॉम्बिनेंट है कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट है, इसी के लिए हमें देखना है। तो तुमको पता है कि रिकॉम्बिनेंट जो है, जो रखता है वो टेट्रासाइक्लिन और एम्फीसिलीन रेजिस्टेंट जीन दोनों को रखता है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये ना तो एम्फीसिलीन, अगर कोई प्लेट मान लो ऐसी बना दी जाए, ये दो प्लेट बना दी जाए, एक में एम्फीसिलीन
एंटीबायोटिक डाल दिया जाए, एक में टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक डाली जाए, तो रिकॉम्बिनेंट इसमें भी सर्वाइव कर जाएगा, रिकॉम्बिनेंट इसमें भी सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर एम्फिसिलिन की प्लेट में और टेट्रासाइक्लिन की प्लेट में नॉन रिकॉम्बिनेंट को डाला जाए तो एम्फिसिलिन में सर्वाइव कर जाएगा, है ना, जैसे यहां दोनों में सर्वाइव कर गया था। लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट यानी कि जिसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन नहीं है उसमें सर्वाइव नहीं। क्या हुआ? हाँ ठीक 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 ठीक। देखो ये तुम्हारा नॉन रिकॉम्बिनेंट हो गया और ये क्या करेगा, रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा। अब देखो अगर नॉन रिकॉम्बिनेंट की बात करते हैं तो ये बात अभी हमने बोला कि जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो यहां पर क्या करेगा, दोनों रखेगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों रखेगा तो दोनों में सर्वाइव हो जाएगा, जबकि रिकॉम्बिनेंट क्या रखेगा, ये तुम्हारे पास एम्फिसिलिन में सर्वाइव करेगा, टेट्रासाइक्लिन सर्वाइव नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये है टेट्रासाइक्लिन ने सही सही बता दिया कि तुम यहां पर सर्वाइव नहीं कर पाओगे क्योंकि रिकॉम्बिनेंट हो, जबकि एम्पिसिलिन क्या करती थी, ये भी एम्पिसिलिन सर्वाइव, ये भी एम्पिसिलिन, अंतर कुछ नहीं बता पाई, दोनों में कोई अंतर नहीं पैदा कर पाई। लेकिन टेट्रासाइक्लिन ने सही सही बता दिया कि इसको नहीं सर्वाइव करने दिया क्योंकि इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन हटी थी, लेकिन इसके पास थी तो इसमें सर्वाइव कर गया। यानी कि सेलेक्टेबल मार्कर, यानी कि सेलेक्ट किसने किया, मार्क किसने किया, तो सेलेक्ट करके जो आई है वो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है, यानी कि एंटीबायोटिक प्रेजेंस में हमने इसको पहचाना, तो इसलिए सिलेक्टेबल मार्कर की तरह कौन काम किया, एंटीबायोटिक। कौन सी एंटीबायोटिक, टेट्रासाइक्लिन, कब, पीबीआर 322 में, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहां पर हम लोगों को पढ़ लेना है। तो सिलेक्टेबल मार्कर तुम लोग एक एक लाइन पढ़ लेना, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो तुम्हें परेशान कर सकती हो। अब आ जाओ क्लोनिंग साइट, अगली हेडिंग है क्लोनिंग साइट की। क्लोनिंग साइट में तुम लोग देखोगे जो क्लोनिंग साइट, अगर क्लोनिंग साइट की बात करते हैं, और क्लोनिंग साइट का मतलब जहां पर तुमको क्या करना है, ऐड करना है। जैसे मान लो ये तुमने क्या किया, एक ये प्लाज्मिड लिया था और ये साइट पे तुमने कोई फॉरेन डीएनए लगा दिया, तो ये कौन सी साइट हो गई, क्लोनिंग साइट हो गई। कौन सी साइट हो गई, क्लोनिंग साइट। और ये साइट रिकॉग्निशन साइट भी कहला सकती है, क्योंकि हमने बताया था रिकॉग्निशन साइट कैसे, क्योंकि तुमने जब इसको यहां से कट करके, यानी कि जो प्लाज्मिड है यहां कट किया, तो हमने बताया कौन काम किया था कट करने में, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जिस जगह को देख कर काटता है, रिकॉग्नाइज करता है, उसको रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस बोलते हैं या साइट बोलते हैं। तो आ जाओ क्लोनिंग साइट की हमारे साथ 4-5 लाइन तुम लोगों को देखनी है, आ जाते हैं। इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए द वेक्टर नीड टू हैव वेरी फ्यू प्रिफरेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट फॉर द कॉमनली यूज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। यानी कि रिकॉग्निशन साइट कौन सी साइट होती है, जहां पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करता है नहीं वहां पर वो कट करता है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट विद इन द वेक्टर विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट। खतरनाक कहानी है। सुनो, अगर बोल दिया जाए तुमने ये प्लाज्मिड ले लिया, रिकॉग्निशन सीखा, अब तुम्हें क्या करना है, इको R1 मान लो लिए ले लिया तुमने, काटना है। अब गलती से इस प्लाज्मिड रिकॉग्निशन सीक्वेंस ये मिल गया, रिकॉग्निशन सीक्वेंस ये मिल गया, ये सीक्वेंस मिल गया, कहने का मतलब इको R1 यहां भी काट देगा, यहां भी कट करके, यानी कि तुम टुकड़े टुकड़े कर दोगे इसके। यही बात बोला है उसने कि हमें ऐसे प्लाज्मिड को नहीं लेना है जिसके अंदर रिकॉग्निशन सीक्वेंस एक से ज्यादा हो, नहीं तो पूरा फ्रेगमेंट हो जाएगा, टुकड़ों में चला जाएगा और हमारा सबका काम धरा का धरा रह जाएगा। तो ये बात उसने बोली है, जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट एंड व्हिच विल कॉम्प्लिकेट द जीन क्लोनिंग, और कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। क्लियर, चलो। अब भैया देखो नीचे जितनी भी चीजें हमने यहां बोल डाली है वही सारी चीजें लिखी हुई हैं, एक बार हम फिर से सुना देते हैं। यहां पर पीबीआर 3T2 के बारे में देखो, पीबीआर 3T2 के बारे में इतना है कि दोनों एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन रखता था और ये नॉन रिकॉम्बिनेंट कहलाता था। लेकिन जैसे इसमें कोई चेंज किए, रिकॉम्बिनेंट कहलाया गया, चेंज क्या किया, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन को हटा दिया। अब ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में सर्वाइव नहीं करता था, एम्पिसिलिन में सर्वाइव कर जाता था। तो यहां पर जो सिलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करेगा वो कौन होगा, टेट्रासाइक्लिन। तो ये लिख लेना, सारी चीजों को लिख लेना, बना लेना, टेट्रासाइक्लिन किसकी तरह काम करेगा, सिलेक्टेबल मार्कर। एक एक लाइन पढ़ते चले जाना। अब उस फिगर में कुछ चीजें तुम्हें रटनी है यार, एक बार मन से देख लो फिगर और हम लोग उसको समझ लेते हैं। तो देखो जे, तो जो फिगर बना हुआ है
उसमें सबसे पहले उस फिगर को हम यहाँ थोड़ा सा ड्रा करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं यहां पर तुम देखोगे ये पूरा का पूरा ये एक फिगर है। यहां पर देखोगे ऊपर इस तरह से बांटा है। तो यहां पर जो रेजिस्टेंस जीन रखी गई है वो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन रखी गई है। ये एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। यहां पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। देखो देखते चले जाओ। और ये यहां पर जो, ठीक है ना, सेल वन और बैम H1, ये इस तरीके से ये रिकॉग्निशन साइट है। ठीक है ना, कहां पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में ये रिकॉग्निशन साइट है। और एम्फीसिलिन रेजिस्टेंट जीन में यहां पर देखोगे तो एम्फीसिलिन तो PVU फर्स्ट, और ये यहां पर देखोगे PVU फर्स्ट PST फर्स्ट, ये दो हैं। ये रिकॉग्निशन साइट है, कहां पर पाई जा रही है? टेट्रासाइक्लिन में, एम्फीसिलिन में। फिर ऊपर देखोगे, देखो यहां पर तो कई हैं। अगर हम लोग बात करते हैं तो एक देखो हिंड थर्ड दिया है, फिर इसके बाद CLA1 दिया है, फिर इसके बाद E को R1 दिया है। ये सब सारी चीजें दी गई है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर ये ORI साइट है, ये तुम्हें याद रखना है। फिर इसके बाद यहां पर ROP है, और यहां पर क्या हो गया? PU2 सेकेंड, ऐसे करके दिया है। देखो ये जो साइट है इसको पहले याद रखना है तुम लोगों को, किसी भी सूरत में ये याद रखना है। तो हमने इसको बताया था कि देखो PVU फर्स्ट, और ये इतना याद करना है कि एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन में कौन कौन सी रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। बस इतना एक क्वेश्चन पूछा जाएगा नीट पे, ज्यादा कोई एक्सप्लेनेशन इसमें देने की जरूरत नहीं है। तो तुमको याद क्या रखना है? हमने बताया था अम्मा पापा पहले, इसके दिमाग में तुमको रखना है। अब इससे मतलब क्या है? अम्मा का मतलब हो गया एम्पीसिलिन, पा का मतलब देखो, पी का मतलब PVU, दूसरे पा का मतलब PST, फर्स्ट का मतलब फर्स्ट, और क्या फर्स्ट का मतलब कौन सी? PVU फर्स्ट PST फर्स्ट। क्योंकि अगर तुम देखोगे तो यहां पर PVU तुम्हारा क्या है? 2 भी दिया गया है। ठीक है ना, तो ये तुम्हें ध्यान देना है। फिर इसके बारे में हमने बताया था कि ये जो तुमको याद करना है, इसको हमने बोला था रोपवा दो प्रोटीन। रोपवा दो प्रोटीन जैसे क्या करते हो तुम लोग, अगर देखा जाए तो खेत में नहीं होता है रोपवा देना, रोपवा दो। तो रोप ROP, अगर हम देखेंगे ROP, रोप वा पवा PVU, रोपवा दो मतलब सेकेंड। ठीक है ना, यानी रोप जो जगह है वो किसके रिकॉग्निशन सीक्वेंस को बताएगा? PVU सेकेंड के लिए। और ये किसके लिए होती है? क्या बनाने के लिए होती है? प्रोटीन बनाने के लिए होती है। अब ये कैसे पता चलेगा? कहां लाइन लिखी है? तो फिगर के नीचे अभी एक लाइन पढ़ते हैं, तो उसको देख लेते हैं। पहले लाइन पढ़ लो। फिगर 11.4 के नीचे क्या लिखा है? इकोलाई क्लोनिंग वेक्टर। ये PBR322, ये भी इकोलाई के अंदर जाने वाला वेक्टर होता है, जो कि PBR322 कहलाता है। सोविंग रिस्ट्रिक्शन साइट हिंद थर्ड इको R1 बायम H1 साल 1, यानी कि PU1 PST1 और CLA1, ये सारी पहले रिस्ट्रिक्शन साइट है। पहले याद रख लो कि जो ये सब सारी चीजें जो है यहाँ पर, ये रिस्ट्रिक्शन साइट है। क्या है? रिस्ट्रिक्शन साइट है। कहां पर पाई जा रही है? तुम्हें याद करना है पी PBR322, ठीक है ना, PBR322 ये प्लाज्मिड है। तो तुम्हें याद हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि इनमें से कौन सा रिस्ट्रिक्शन साइट है जो PBR322 में नहीं पाया जाता। तो इसका मतलब तुम सारे याद होंगे तभी तुम ना वाला पता कर पाओगे, और वो गड़बड़ा सकता है। हिंट सेकंड ऑप्शन दे सकता है, हिंट 1 दे सकता है, CLA2 दे सकता है, CLA1 दे सकता है, PVU थर्ड PVU2 PVU1 कुछ भी बना के दे सकता है, सेल 1 सेल 2 बैम H1, कोई भी गड़बड़ कर सकता है। तो भैया तुम्हें अच्छे से रखना है पहले रिस्ट्रिक्शन साइट, और ज्यादातर तुम्हें ट्रिक से ये रट गई, अभी उसको भी हम बता रहे हैं। तो आगे पढ़ लो पहले वहां पर। एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एम्पीसिलिन टेट्रासाइक्लिन रोप, देखो आगे की 3 लाइन, लास्ट की 3 लाइन बहुत जरूरी है। रोप कोड फॉर द प्रोटीन, ये किसको कोड करती है? हमने बताया प्रोटीन। रोप किसको कोड करती है? प्रोटीन, इसलिए पूरा याद करो, रोपवा दो प्रोटीन। फिर इसके बाद इन्वॉल्व इन द रिप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, और ये जरूरत होती है इसकी, इस जब प्लाज्मिड की रिप्लिकेशन की जरूरत होती है तो समय ये प्रोटीन काम आता है, जो कि ये प्रोटीन बनाता है ROP के द्वारा। ठीक है ना, आ जाते हैं। अब ये वाले को तुम्हें साथ में याद करना है।
तो हम इसको बोले थे कौन सी ट्रिक याद के साले, तेरे को बहम, ऐसे बोलना है। मतलब तेरे को बहम, बहम का मतलब क्या हो गया कि भैया कोई तुम्हें अंदर से मतलब मजबूती नहीं मिल रही किसी के बात से, तो यानी कि तेरे को बहम है। साले मतलब यहां पर हो गया सैल वन, तेरे मतलब हो गया टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जी। को बहम का मतलब बी ए, अब को का मतलब ऐसे कुछ नहीं है, बैम H1, बहम, ठीक है ना। तो ये बना लेना धीरे धीरे, और सब ये वन वन वाले हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो साले तेरे को बहम, तो पहली बात हमने इको आर के सारे साइड को रट लिया। प्रोटीन के बनाने वाली चीज को आरोपी याद कर ली, रुकवा दो प्रोटीन। फिर अम्मा पापा पहले, क्योंकि घर में मम्मी पापा को पहले हम लोग वरीयता देते हैं। अम्मा मतलब एम्पिसिलिन, पापा मतलब एक पा का मतलब पीवीयू, और पा का मतलब पीएसटी, पहले मतलब फर्स्ट। क्लियर। तो ये सब सारी चीजों को तुमने रट लिया। बस जाते जाते 5 मिनट में अगले पेज में आ जाओ, जो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलो देखो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की कहानी। देखो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहां पर कहानी क्या थी। अभी हम लोग जब रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट को पहचानने की बात कर रहे थे, रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट या ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ये इस तरह से पहचानना था। तो तुमको याद रखना है कि जब हम लोग पहचान रहे थे तो दो प्लेटें बनाई थी, एक में एम्फीसिलिन एंटीबायोटिक डाली थी, एक में टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक डाली थी। और फिर हम रिकॉम्बिनेंट को इसमें डाल रहे थे, एक बार रिकॉम्बिनेंट एक बार नॉन रिकॉम्बिनेंट। इसमें भी हमने रिकॉम्बिनेंट डाला, फिर इसके बाद नॉन रिकॉम्बिनेंट डाला। तो हमने बोला था जो रिकॉम्बिनेंट था, जिसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन हमने डाली थी, वो क्या था, यहां पर सरवाइव नहीं किया था, बाकी सब सरवाइव कर गए थे, ठीक है ना। कहने का मतलब है, तुम सोचो, एक तो पहली बात रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट को, अच्छा रिकॉम्बिनेंट का दूसरा नाम ट्रांसफार्मेंट भी बोला, सॉरी हाँ, ट्रांसफार्मेंट भी बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि उसको ट्रांसफॉर्म किया गया है, जैसे नया कॉम्बिनेशन तो रिकॉम्बिनेशन, यानी कि ट्रांसफॉर्म यानी कि नया बदलाव उसमें लाया गया, तो नाम बड़ी बात नहीं है। काम देखो यहाँ पर जो ये किया जा रहा था बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, फालतू का था, जबरदस्ती दो दो प्लेट पहले तैयार करो, एक में एम्पिसिलिन डालो, एक में टेट्रासाइक्लिन डालो, फिर एक एक को डुबो डुबो के चेक करो कौन जिया कौन मरा, तो ये लंबी प्रोसेस थी। अब हमें क्या करना था, सिंपल करना था। सिंपल करने के लिए एक चीज आई क्या, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। उन्होंने क्या लिया, एक बैक्टीरिया का प्लाज्मिड लिया, और उस प्लाज्मिड के अंदर देखा कि अगर हम कोई एंजाइम बनाने वाली जीन को हटा देते हैं, जैसे एक एंजाइम बनता है बीटा गैलेक्टोसाइड एंजाइम, तो वो जब हटा दिया जाता है तो क्रोमोजेनिक इफेक्ट, यहां पर एक टर्म यूज किया गया क्रोमोजेनिक इफेक्ट, में बदलाव आ जाता है, कलर देने की क्षमता, यहां पर ब्लू कलर देने की क्षमता को देखा गया है। तो तुम देखोगे यहां पर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, अब से समझ लेते हैं। जैसे मान लो ये कोई प्लाज्मिड ले लिया हमने किसी बैक्टीरिया से, और ये जो प्लाज्मिड है इसके अंदर ये जो जीन है, ये क्या बनाती है, ये फार्म द एंजाइम, एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, क्या बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा। अब हमने क्या किया, इसमें ये वाली जीन को हटा दिया। जब हमने इस जीन को हटा दिया, इस जीन को हटा दिया, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, नॉन रिकॉम्बिनेंट हो गया, सॉरी ये नॉन रिकॉम्बिनेंट से क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट हो गया, क्योंकि इसमें ये जो जीन है हट गई। अब देखो यहां पर जब ये हट जाएगी, तो देखो जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज था तो ये क्रोमोजेनिक इफेक्ट देता था। क्रोमोजेनिक इफेक्ट का मतलब ये क्या करता था, ब्लू कलर की कॉलोनी बना देता था, फार्म ब्लू कलर कॉलोनी। लेकिन यहां पर हमने क्या कर दिया, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाने वाला एंजाइम जीन थी, उसको हमने हटा दिया, न्यू डीएनए इंसर्ट कर दिया, न्यू जीन इंसर्शन या फॉरेन जीन इंसर्शन। तो इसका मतलब क्या हो गया,
यहां पर नई चीज का इंसर्शन, तो इसको बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। यानी कि तुमने क्या कर दिया, अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं बना पाता, तो इसका मतलब नॉट फॉर्म बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। जब एंजाइम नहीं बना पाएगा तो इसका मतलब ये ब्लू कलर की कॉलोनी, ब्लू कॉलोनी नॉट फॉर्म, बस कहने का मतलब बीटा गैलेक्टोसाइड एंजाइम नहीं तो ब्लू कॉलोनी नहीं होगी। और इसको बोलेंगे इंसर्शनल एक्टिवेशन, यानी कि तुमने कोई फॉरेन जीन, बाहरी जीन, नई जीन इंसर्ट करा दिया, इसकी वजह से इनएक्टिवेशन हो गया। किसका इनएक्टिवेशन? बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाने वाले जीन का। तो ये कुल मिलाकर के एक बार में तुमने बता दिया कि भैया कॉलोनी में जो ब्लू कलर दे, तो इसका मतलब उसमें अभी रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, वो बीटा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम बनाएगा और इसको बोलेंगे नॉर्मल नॉन रिकॉम्बिनेंट। लेकिन अगर बीटा ग्लाइकोसाइडेज बनाने वाले जगह पर कोई नई जीन को लगा दिया जाए, इसका मतलब इनएक्टिवेट कर दिया उस एंजाइम बनाने वाली जीन को, तो बोलेंगे इंसर्शन इनएक्टिवेशन, और वो ब्लू कलर की कॉलोनी नहीं देगी। हम आराम से पहचान जाएंगे क्रोमोजेनिक इफेक्ट को देख करके, कलर प्रोड्यूस करने वाले इफेक्ट को देख करके कि कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट है, कौन रिकॉम्बिनेंट है। इस तरह के सिस्टम को अपनाया गया रिसेंट ईयर में, तो इसको तुम लोग पढ़ लेना। तो और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, पढ़ो, अगर कोई दिक्कत है हमें मैसेज करना, हम उसको फिर से अगले क्लास में उसको डिटेल में हम लोग करेंगे। इसकी एक रीडिंग करो, वीडियो अभी कुछ देर में ही अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना, मुश्किल से 1 घंटे के अंदर ये हो जाएगा। बाकी कोई दिक्कत है तो मैसेज करना, ठीक है।